हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट सीरीज। इस सीरीज में हम कोई भी इशू 5 मिनट में आपको समझाते हैं। तो इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। भारत की पॉलिटिक्स में मनी पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर यूं कहें कि मनी पावर का इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी सारे सदस्यों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में लाया जाता है। इस प्रैक्टिस को आयाराम और गयाराम प्रैक्टिस कहते थे, यानी इस पार्टी में जब तक आपके हित हैं तब तक आप उसके साथ हैं, लेकिन जैसे ही आपके हित दूसरी पार्टी में दिखने लगे आप वो पार्टी छोड़ के चले गए। इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए हमारी 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आती है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को बनाया गया, यानी कि जो 10th शेड्यूल है दैट डील्स विद दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड ये लाया जाता है राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। अब हम बात करें कि ये किन किन सदस्यों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो दोनों ही, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के मेंबर्स के ऊपर ये इक्वली लागू होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी मेंबर्स हों, चाहे फिर वो हमारे हाउस के स्पीकर हों या फिर चेयरमैन हो या डेप्यूटी स्पीकर हो या फिर डेप्यूटी चेयरमैन हो, इन सबके ऊपर लागू होता है क्या? बिल्कुल लागू होता है, एक्सेप्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, क्योंकि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो एक्स ऑफिशियो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, यानी उन्हें आप इस एक्ट के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। उनको हटाने के लिए अलग से प्रोसीजर है। तो हम बात करते हैं अब बाकी जो मेंबर्स बचते हैं उनको कैसे हटाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी मेंबर्स की। तो ऑर्डिनरी मेंबर्स हमारी पार्लियामेंट में 3 तरह के होते हैं। पहला, जो इलेक्ट होके आते हैं। दूसरा, जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आते हैं। पहले जो आए इलेक्टेड वो किसी पार्टी के टिकट से आए। दूसरे जो इंडिपेंडेंटली होते हैं, जिन्हें निर्दलीय बोलते हैं, वो बिना किसी पार्टी के आते हैं। और तीसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, नामांकित किया जाता है। यानी कि जैसे संसद में आप देखेंगे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, जबकि राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये नॉमिनेशन वाले होते हैं। तो इन तीनों के ऊपर हम एक एक करके देखेंगे कैसे काम करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स की, यानी वो किसी पार्टी से चुन के आया है। तो जब भी वो पार्टी से चुन के आता है, तो जब पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि आप इस इशू पे इस तरफ वोटिंग करेंगे, यानी हमारी तरफ वोटिंग करेंगे, और वो अगर वहां पे वोटिंग के टाइम पे एब्सेंट हो जाता है या फिर पार्टी के पक्ष में वोटिंग नहीं करता है, तो किसी भी कारण से, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ जाता है, यानी उसे अब बर्खास्त किया जा सकता है पार्टी की सदस्यता से। लेकिन इसमें 2 छूट मिली हुई हैं। पहला ये कि वो पार्टी को कह दे कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और पार्टी उसका ये एक्ट है उसको कंडोन कर दे विद इन 15 डेज, तो वो डिस्क्वालीफाई होने से बच सकता है। और दूसरा केस होता है कि वो खुद ही रिजाइन दे दे, वॉलेंटरली गिव अप कर दे कि भाई मुझसे गलती हो गई थी इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूं। तो इन केसेस में वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आने से बच जाएगा। लेकिन यहां बात करते हैं कि वॉलेंटरली उसने रिजाइन दिया या फिर उसे दिलवाया गया, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता था। और रवि नायक केस में जब इस मुद्दे को ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, इंडिविजुअल जो आदमी होता है उससे ज्यादा पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे बर्खास्त किया जाना हमारी नजरों में सही है, यानी कि वो अब मेंबर नहीं रह सकता। इससे ये साफ झलका कि पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, ना कि व्यक्ति। तो पहली बात ये बहुत क्लियर हुई। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्टेड मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई कैसे होता है, जब वो वोटिंग के दौरान एब्सेंट रहे या फिर पार्टी के फेवर में वोटिंग ना करे। अब बात करते हैं दूसरे मेंबर की। अच्छा, इसी में एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म आती हैं, एक आती है स्प्लिट और एक आती है मर्जर। जब किसी भी पार्टी के 1/3 मेंबर अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे स्प्लिट कहा जाता है, जबकि 2/3 मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो इसे मर्जर कहा जाएगा। तो जब 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो इसमें दोनों ही स्प्लिट एंड मर्जर दोनों को मान्यता प्रदान थी, यानी एक आदमी अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन जब 1/3 या 2/3 लोग ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब वो सारे लोग गलत नहीं हो सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया, तो वो चीजें सही मानी गई। तो वो आता है आपका स्प्लिट एंड मर्जर, एंड दे बोथ स्प्लिट एंड मर्जर्स वर अलाउड and they were not the part of this disqualification or they were not under the anti defection law as per 52nd amendment act। ठीक है, तो
इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो डिसाइड कौन करेगा कि इनको डिस्क्वालीफाई करना है, तो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर या फिर चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, और इनका डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन इसमें एक केस आया कियोतो होलोहान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया इस मामले को भी कि स्पीकर या चेयरमैन जो डिसीजन देते हैं उसे रिव्यू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल, अगर मेल इंटेंशंस होंगे तो हम बिल्कुल इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे नॉमिनेटेड मेंबर की। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो है उसमें दो केस बनते हैं। पहला है जब उसका नॉमिनेशन होता है, वो अगर किसी पार्टी का सदस्य है तो उसके ऊपर सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं जो अभी हमने पढ़े इलेक्टेड मेंबर वाले, यानी कि किस तरह से वो पार्टी की वोटिंग से एब्सटेंट रहता है या फिर उसके पक्ष में नहीं करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा केस होता है जब वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं था जब उसे नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो 6 महीने के दौरान कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तब तो ठीक है, लेकिन जब 6 महीने की सीमा खत्म हो गई उसके बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है देन इट बिकम्स द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन, यानी वो भी अब डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो ये है नॉमिनेटेड मेंबर के लिए केस। अब हम बात करें नेक्स्ट हमारा, वो है इंडिपेंडेंट मेंबर, यानी कोई आदमी बिना किसी पॉलिटिकल टिकट के लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचा है। तो ऐसे केस में अगर मान लो वो इंडिपेंडेंट होके कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, फॉर एग्जांपल उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली या फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो इससे कहा जाता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी लोगों ने अगर बीजेपी और कांग्रेस को चुनना होता तो फिर उन्हें चुनते, निर्दलीय को ना चुनते। तो इसका मतलब जब उसने बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करी तो वो लोगों का ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो इसलिए वो भी केस बन जाता है अंडर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन सारे केसेस में हमने देखा कि जो भी ये मेंबर थे, चाहे वो साधारण मेंबर, ऑर्डिनरी मेंबर में, चाहे वो इलेक्टेड थे, चाहे नॉमिनेटेड थे, चाहे इंडिपेंडेंट थे, इनको जो डिस्क्वालीफाई करता है वो फाइनल डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, यानी कि इन केस ऑफ लोकसभा दैट वुड बी बाय द स्पीकर, बट इन केस ऑफ द राज्यसभा दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन और दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहां पे हम बात करेंगे डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की हम बात नहीं कर रहे। तो इस केस में दो केस बनते हैं। अगेन नंबर एक केस है कि जैसे कोई वो पॉलिटिकल पार्टी से था, फॉर एग्जांपल ओम बिरला साहब जो अभी स्पीकर हैं वो बीजेपी से थे, अगर वो रिजाइन देके स्पीकर बने हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे क्योंकि वो स्पीकर पोस्ट पे हैं, और जब तक वो स्पीकर पोस्ट पे हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अपनी सीट छोड़ देते हैं या वैकेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो वही पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे वो बिलोंग करते थे। अगर वो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ओम बिरला साहब अगर अपनी सीट वैकेंट करके कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, देन इट वुड बी द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन, तो उस केस में इन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये स्पीकर तो खुद डिसाइड कर रहे थे किसको डिस्क्वालीफाई करना है, अब इनको कौन डिसाइड करेगा कि ये अब डिस्क्वालीफाई होंगे? तो इनके लिए किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि स्पीकर साहब को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। तो दिस वाज द केस ऑफ दिस स्पीकर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये तो था 52nd अमेंडमेंट एक्ट की बात की हमने, लेकिन इसमें हमने एक कमजोर कड़ी देखी, वो देखी कि 1/3 ऑफ द मर्जर को हमने 1/3 ऑफ स्प्लिट को हमने अलाउ किया हुआ था। इस चीज को रोकते हुए यहाँ पे 91st अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में। इसमें स्प्लिट को वैलिड ग्राउंड नहीं माना जाता, यानी अगर अब 1/3 लोग जाएंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के तो वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी अब सिर्फ और सिर्फ मर्जर को ही एक्सेप्टेंस दिया गया, यानी सिर्फ मर्जर ही अलाउ होगा। दूसरा, यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लोग आए थे या जिनकी सदस्यता निलंबित हो गई थी वो अब मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, ना ही वो किसी ऐसी पॉलिटिकल रेम्यूनरेटिव पोस्ट पे रह पाएंगे, ये भी इसमें इंश्योर किया गया। इसके साथ ही साथ जो कैबिनेट थी उसकी संख्या को भी लिमिट कर दिया गया, यानी कि अब जो कुल हाउस में मेंबर होंगे उसकी 15% तक ही कैबिनेट बनाई जा सकती है, 15% से ज़्यादा नहीं बन सकती। तो ये सारे अमेंडमेंट के साथ 91st अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 का, जिसने सिर्फ मर्जर को वैलिडिटी प्रदान की लेकिन स्प्लिट की वैलिडिटी को ख़त्म कर दिया। तो इसके साथ ही ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, हमें वहां जाके ज्वाइन कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।